Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 28th December 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about delimitation exercise in Assam. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view, also important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. सबसे पहले समझते हैं डीलिमिटेशन कमीशन होता क्या है. तो डीलिमिटेशन का मतलब होता है रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स. इसको और सरल तरीके से समझते हैं. आपको पता है हमारे स्टेट असम से 14 सीटें हैं, 14 सीट्स हैं लोकसभा के लिए. तो वो 14 सीटें कहाँ से होंगी लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, कौन से लोग किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट करेंगे, उसके लिए हमें बाउंड्री डिसाइड करने की ज़रूरत होगी कि ये वाला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को कहा जाएगा कोकराझार कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ से एक मेंबर्स इलेक्ट होकर के जाएंगे. ये होगा धूबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ से दूसरे मेंबर इलेक्ट होकर के जाएंगे. तो इस तरीके से 14 पार्ट्स में हमारे स्टेट की टेरिटरी को डिवाइड किया जाना है. और ये जो बाउंड्री डिमार्केशन का प्रोसेस है इसी को कहा जाता है डीलिमिटेशन, और इसको किया जाता है बाय अ कमीशन जिसका नाम है डीलिमिटेशन कमीशन. ये तो बात हो गई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की. वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में देयर आर 126 सीट्स इन असम. तो उसके लिए पूरे स्टेट को 126 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना होगा. उसके लिए भी बाउंड्री डिसाइड किया जाना होगा जहाँ से एक एक एमएलए इलेक्ट होकर के आएंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में. तो वो जो बाउंड्री डिमार्केशन का प्रोसेस है इसी को कहा जाता है डीलिमिटेशन प्रोसेस, और ये करने का काम होता है डीलिमिटेशन कमीशन का. तो डीलिमिटेशन कमीशन जब ये बाउंड्री डिमार्केट कर रही होती है तो उसका मेन टारगेट यही रहता है कि हर एक एरिया से लगभग सिमिलर अमाउंट ऑफ लोगों को एक रिप्रेजेंटेशन मिले. फॉर एग्जांपल बाउंड्री इस तरह से डिसाइड की जाए कि पॉपुलेशन हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मोर और लेस बराबर हो. तो एरिया आप जैसे देख रहे हैं, जैसे ये वाला अपर असम, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ी कम है तो यहाँ पे ज़्यादा एरिया मिलाकर के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई है. फॉर एग्जांपल आप देखिए हमारा स्टेट का जो पॉपुलेशन है एज पर 2011 सेंसस दैट इज़ 3 करोड़ 12 लाख के आसपास. तो कोशिश ये रहेगी कि जो 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हमारे उनमें हर एक जगह इतनी पॉपुलेशन हो, 3 करोड़ 12 लाख को 14 से डिवाइड करके इतना रिप्रेजेंटेशन हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिले. दैट इज़ ए रफ आइडिया. कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली वही हो, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एग्जैक्टली बराबर पॉपुलेशन को ही एक रिप्रेजेंटेशन मिले, बट मोर और लेस द डीलिमिटेशन कमीशन कीप्स दिस इन माइंड व्हाइल गिविंग रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. पीटी पर्सपेक्टिव से आप एक बात याद रखना है आपको कि डीलिमिटेशन कमीशन जब एक बार बाउंड्री डिमार्केट कर देता है तो उसके बाद दिस डिमार्केशन कैन नाइदर बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ नॉर इट कैन बी ऑल्टर्ड बाय लोकसभा और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. उसको एज इट इज़ मानना है. डीलिमिटेशन कमीशन की अगर बात की जाए, जैसे कि मैं भी बात कर रहा था 126 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में डिमार्केशन है. देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का जो रिप्रेजेंटेशन वाला एरिया है वो वाइड हो गया है, क्योंकि मोर और लेस हर एक एरिया से बराबर पॉपुलेशन को एक रिप्रेजेंटेशन मिलने की कोशिश की जाती है. डीलिमिटेशन कमीशन की बात की जाए तो कमीशन इज़ मेड अप ऑफ और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स. फंक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया. द कमीशन इज सपोज टू डिटरमाइन नंबर एंड बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन अ वे दैट द पॉपुलेशन ऑफ ऑल सीट्स सो एज फार प्रैक्टिकेबल इज सेम. तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बाउंड्री डिमार्केट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और ये कोशिश करते हैं कि पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन सो एज फार प्रैक्टिकेबल हो, बराबर रहे. साथ ही साथ डीलिमिटेशन कमीशन का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो जो सीटें रिजर्व्ड हैं, आपको पता है आर्टिकल 330 एंड 332 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स रिजर्वेशन टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी इन लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज पर देयर पॉपुलेशन.
तो कौन कौन सी सीटें एससी या एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व होंगी वो भी डिसाइड करता है डीलिमिटेशन कमीशन। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए कोकराझार हैज़ बिन रिजर्व फॉर एसटी कम्युनिटी, यहाँ पे भी एसटी कम्युनिटी, करीमगंज फॉर एससी कम्युनिटी। तो इस तरीके से ये डीलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करता है। टाइम टू टाइम इसको रोटेट भी किया जाता है। अगर बात की जाए डीलिमिटेशन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में क्या लिखा गया है, तो आर्टिकल 82 सेज दैट द पार्लियामेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ डीलिमिटेशन कमीशन अकॉर्डिंग टू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो डीलिमिटेशन कमीशन को पार्लियामेंट के कानून के हिसाब से बनाया जाता है और डीलिमिटेशन कमीशन का फिर काम होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिमार्केशन करना। अभी तक 4 बार डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जा चुका है हमारे देश में, 1952 में, 62, 72 एंड 2002। चारों बार 4 अलग अलग कानून बनाए गए हैं। डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ 1952, डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ 1962, 72 एंड 2002। सवाल ये उठता है कि आखिर डीलिमिटेशन कमीशन 82 में या 92 में क्यों नहीं बनाया गया, ये 2 साल गैप क्यों दिए गए। तो इसके पीछे कारण है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में बात की गई तो उसमें मेन फोकस इस पे था कि आप देखिए अभी हर एक स्टेट को पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है डीलिमिटेशन कमीशन द्वारा। तो जैसे राजस्थान को 25 लोकसभा में और राज्यसभा में 10, तो हर एक स्टेट को अपने पॉपुलेशन के हिसाब से जब रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है तो एवरी स्टेट वुड लाइक टू इंक्रीज इट्स पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू गेट मोर एंड मोर रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। तो इस चीज़ पे जैसे ही ध्यान गया तो फिर डीलिमिटेशन की एक्टिविटी एक बार के लिए रोक दी गई, क्योंकि डीलिमिटेशन कमीशन को काम क्या दिया गया है कि आप पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें डिमार्केट करें। अब लोकसभा की सीटें हैं फॉर एग्जांपल 543। अब इंडिया में जिस स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा उसको ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी लोकसभा में। सो इनडायरेक्टली, इम्प्लिसिटली दिस प्रोविजन was incentivizing the states to have more and more population in order to have more representation in Lok Sabha. And on this area, the focus was brought as per 42nd Amendment Act of 1976. और इस Amendment Act से ये फैसला किया गया कि डीलिमिटेशन की एक्टिविटी आने वाले 30 सालों तक नहीं की जाएगी। मतलब देयर विल बी नो डीलिमिटेशन एक्शन टिल 2001। इनफैक्ट 25 सालों तक 1976 से लेकर के 2001 तक कोई डिलिमिटेशन का काम नहीं होगा, सिंस दिस एक्शन वाज लीडिंग टू द आइडिया ऑफ मोर एंड मोर पॉपुलेशन इंक्रीज। लेकिन इस अमेंडमेंट के हिसाब से सिर्फ 2001 तक डीलिमिटेशन की एक्टिविटी को रोका गया था। फिर 2002 में डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया एज पर डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002, जिसने 2001 के सेंसस के बेसिस पे, तो हर बार यही होता था, जैसे 1951 में सेंसस हुआ और 52 में उस सेंसस के हिसाब से फिर डीलिमिटेशन का काम किया गया। 61 में सेंसस हुआ और फिर 62 में डीलिमिटेशन किया गया। तो सेंसस होता है, उसके 1 साल बाद डीलिमिटेशन का काम किया जाता है। तो 2001 सेंसस के हिसाब से 2002 डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट बनाया गया और फिर एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाई गई 2002 में, जिसने फिर डिमार्केशन किए कॉन्स्टिट्यूएंसीज के फॉर लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन 2002 वाला जो डीलिमिटेशन एक्ट था, इसमें एक नई बात ऐड की गई। बोला गया कि हर स्टेट को जितनी सीटें मिली हैं एज पर डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ 1972, जो पुराना डीलिमिटेशन एक्ट था, वही रहेंगी। स्टेट्स को जो सीटें हैं वो बढ़ेंगी या घटेंगी नहीं। जैसे लोकसभा में टोटल 543 सीट्स, तो बिहार को 40 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश को 80 सीटें, तो अब ये बदलेगा नहीं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें हैं, अब उत्तर प्रदेश में किन एरिया में पॉपुलेशन बढ़ा है उस एरिया के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी डिमार्केशन होगा। बट इफ एनी स्टेट इंक्रीजेज इट्स पॉपुलेशन yet it will not have more seats in Lok Sabha. That was the new provision added in 2002. तो जो डर था कि डीलिमिटेशन एक्टिविटी से पॉपुलेशन इंक्रीज करने का इंसेंटिव मिल रहा है अलग अलग स्टेट्स को, वो डर को ख़त्म कर दिया गया विथ हेल्प ऑफ दिस डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002, वेयर इट सेड कि नंबर ऑफ सीट्स ऑफ एलोकेटेड पार्लियामेंट शैल रिमेन अनऑल्टर्ड फॉर एवरी स्टेट। ओनली इंटरनल रीअलाइनमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी डन। तो राजस्थान को 25 सीटें थी 1972 के डिलिमिटेशन कमीशन के हिसाब से, वही रहेंगी।
बस डिलिमिटेशन कमीशन का ऑफ 2002 का काम ये रहेगा कि इंटरनल बाउंड्रीज को रिड्रॉ कर दे फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन राजस्थान एंड लाइकवाइज। तो इस तरीके से पॉपुलेशन को जो धीरे इनडायरेक्टली बढ़ावा दे रहा था डिलिमिटेशन एक्टिविटी, उसको एड्रेस कर दिया गया। अभी करंट न्यूज़ क्या है वो ज़रा देखते हैं। तो जो लास्ट डिलिमिटेशन एक्ट लाया गया था वो 2002 में लाया गया था, उसके हिसाब से डिलिमिटेशन कमीशन बनाए गए थे 2002 में। बट दैट टाइम द एक्शन ऑफ और द प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन वॉज नॉट टेकन अप इन आसाम, रीजन बीइंग द प्रोसेस ऑफ NRC अपडेट वॉज येट टू हैपन। सो असम या जम्मू कश्मीर जैसे एरियाज में डिलिमिटेशन कमीशन उस टाइम में हो नहीं पाया। तो अब जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन किया गया है कुछ दिनों पहले, एंड नाउ द करंट न्यूज़ इज कि डिलिमिटेशन एक्टिविटी हैज़ बिगन इन असम। तो एक्सरसाइज ऑफ डिलिमिटेशन हैज़ बिगन इन असम अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन। पिछले महीने नवंबर महीने में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने रिक्वेस्ट किया था डिलिमिटेशन कमीशन को टू कंटिन्यू और स्टार्ट डिलिमिटेशन प्रोसेस इन असम, और उसके बाद से डिलिमिटेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डिलिमिटेशन एक्टिविटी शुरू की गई है असम में, दिस विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस, जबकि 2011 का सेंसस भी हो चुका है, 2021 का भी हो ही जाएगा कुछ दिनों में, डेटा विल बी आउट। तो अपोजिशन पार्टी जो असम से हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आखिर सरकार पुराना डेटा 2001 के सेंसस का डेटा क्यों इस्तेमाल कर रही है। वाई इज इट नॉट यूजिंग द डेटा ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 2011 सेंसस फॉर डिलिमिटेशन प्रोसेस। इस टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने 2012 में प्रीलिम्स में सवाल पूछा था, ये था वो सवाल। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पर्स सीन फिशिंग, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 biodiversity point of view। क्या होता है पर्स सीन फिशिंग, वो ज़रा समझते हैं पहले। तो जैसे आपने इस तरह का पर्स देखा होगा, उसको फिर ऐसे हम लोग क्लोज भी कर सकते हैं, राइट, विथ हेल्प ऑफ सच स्ट्रिंग्स। तो वैसे ही कुछ सिस्टम होता है फिशिंग के लिए भी, जिसमें बड़ा सा नेट, ऐसे वर्टिकल नेट रखा जाता है। धीरे धीरे ये वर्टिकल नेट क्लोज होने लगता है, ऐसे राइज होकर के क्लोज होने लगता है इस पर्स की तरह, और बाद में इसमें मछलियाँ फंस जाती हैं, फिर इसको यहाँ से ऐसे बंद कर लिया जाता है। दिस फिशिंग इज नोन एज पर्स सीन फिशिंग, वर्टिकल नेट कर्टेन यूज टू सराउंड फिशेस इन लार्ज नंबर। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे पर्स सीन फिशिंग ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। इस तरीके से फिर बाद में इसको बंद कर दिया जाएगा और कई सारी मछलियाँ इसके अंदर फंस जाएंगी। अभी करंट इशू क्या है पर्स सीन फिशिंग को लेकर के। कई सारे स्टेट्स ने पर्स सीन फिशिंग पे बैन लगा रखा है, जबकि कई सारे स्टेट्स में ये अलाउड है, क्योंकि कई सारे स्टेट्स का मानना है कि पर्स सीन फिशिंग से ओवरऑल जो लोकल इकोसिस्टम है फिशेस का, उनका हैबिटेट्स है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, और इस कारण से स्मॉल फिशेस की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, दिस पर्स सीन फिशिंग मोड is prohibited in states like Tamil Nadu, Kerala, Pondicherry, Odisha, Dadra Nagar Haveli, Daman and Diu, Andaman Nicobar, etc. जबकि there are some states like Gujarat, Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, West Bengal, they have allowed पर्स सीन फिशिंग। अब सारे स्टेट्स का नाम आपको याद नहीं करना है, लेकिन इससे एक बात आपको समझनी है कि फिशरी और फिशिंग इज ए स्टेट सब्जेक्ट, और इसी कारण से अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग पॉलिसी अपना रखी है रिगार्डिंग पर्स सीन फिशिंग। अभी जिन स्टेट्स में पर्स सीन फिशिंग बैन है, वो स्टेट्स ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल कर दिया है कि हम तो अपने यहाँ पर्स सीन फिशिंग नहीं कर रहे हैं ताकि फिशेस की पॉपुलेशन को सस्टेन किया जा सके, वाइल देयर आर सर्टेन स्टेट्स हु हैव अलाउड पर्स सीन फिशिंग विच इज लीडिंग टू डिप्लीशन ऑफ फिशरीज पॉपुलेशन अक्रॉस द कोस्ट ऑफ इंडिया। सो जो स्टेट्स नहीं कर रहे हैं पर्स सीन फिशिंग या उन्होंने बैन लगा रखा है, नेचुरली उनको नुकसान तो हो ही रहा है, क्योंकि बाकी स्टेट्स तो पर्स सीन फिशिंग कर रहे हैं। इसलिए सम स्टेट्स हैव पुट द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट। इस पे सरकार का क्या ओपिनियन है या साइंटिस्ट कम्युनिटी हैं उनका क्या ओपिनियन है पर्स सीन फिशिंग को लेकर के। तो साइंटिफिक कम्युनिटी सेज कि पर्स सीन फिशिंग से कोई बहुत ज़्यादा फिशरी के पॉपुलेशन में डिक्लाइन नहीं हो रहा है। इट इज़ नॉट वेरी मच हार्मफुल टू द लोकल इकोसिस्टम ऑफ फिशरीज, और इसलिए दे रेकमेंड कि पर्स सीन फिशिंग
कंटिन्यू किया जाना चाहिए। इसका कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अगर फिशरीज़ की पॉपुलेशन घट रही है तो उसके पीछे कारण पर्स सीन फिशिंग नहीं है, जबकि एल नीनो फिनोमिना है, विच इज़ रीज़न, जो पिछले 10 सालों से एल नीनो फिनोमिना हैज़ बीन रीजन बिहाइंड डिक्लाइन ऑफ फिशरीज पॉपुलेशन इन द कोस्ट ऑफ इंडिया। वहीं सरकार का भी ऐसा ही कुछ मानना है। द गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स द स्टेट्स who have put a ban on purse seine fishing to be lifted, and government wants purse seine fishing to be allowed across the coast of India irrespective of the state boundaries। इस टॉपिक के बेसिस पे मेंस में इस तरह कुछ सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पर्स सीन फिशिंग एंड व्हाट आर करंट कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग द मैटर। इसमें आप वे फॉरवर्ड में कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि दो फिशिंग इज अ स्टेट सब्जेक्ट बट देयर इज अ नीड ऑफ हैविंग नेशनल मैनेजमेंट प्लान ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर। पार्शियल बैन इन सम स्टेट्स में पुट फिशरमैन एट डिसएडवांटेजियस पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर। जिन स्टेट्स में बैन है वहाँ के फिशर फोक्स को तो नुकसान हो रहा है ना, तो इस तरीके से वी नीड टू हैव अ यूनिफॉर्म स्ट्रैटेजी ऑन द मैटर। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हेवी मेटल्स इन ग्राउंड वाटर ऑफ असम, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ग्राउंड वाटर में अगर अलग अलग तरह के हेवी मेटल्स का कंटेंट बढ़ जाए तो उसका हमारे हेल्थ पे काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अभी असम के अंदर पाइप्ड वाटर सप्लाई हाउस होल्ड में बहुत कम है। जल जीवन मिशन का कवरेज असम के अंदर वन ऑफ द लोवेस्ट है अक्रॉस द कंट्री। तो इस कारण से ज़्यादातर जो सेमी अर्बन या रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर भी हैंड पंप से एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। और हमारे यहाँ के ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक और फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जिसका हमारे यहाँ के लोगों पे फिर काफ़ी निगेटिव असर पड़ता है। क्या होता है आर्सेनिक का इम्पैक्ट, वो ज़रा देखते हैं। वो हमारे स्किन को डैमेज कर सकता है, हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है। आप देखते होंगे रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोगों का, आप देखते होंगे स्किन में इस तरह के आपको अलग अलग स्टेन्स दिखते होंगे। दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ हाई आर्सेनिक कंटेंट इन द ग्राउंड वाटर, जिसको वो लोग डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं कई सारे लोग। वहीं फ्लोराइड कंटेंट भी हमारे यहाँ के पानी में बहुत ज़्यादा है, और फ्लोराइड कंटेंट अगर लिमिटेड हो, कम हो, तो उससे इस तरीके का प्रॉब्लम होता है। टीथ पे येलो कलर की स्केलिंग होती है या डिसफिगरिंग ऑफ टीथ हो जाता है। तो असम में ये प्रॉब्लम हम देखते हैं, कई सारे लोगों में हम लोग देखते हैं, मतलब इनफैक्ट के सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ हद तक इसको लोग मैनेज करते हैं। अपने दांतों पे इस तरह का येलो स्केलिंग इकट्ठा हो जाना, दिस इज़ मेनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ फ्लोराइड, एक्सेसिव फ्लोराइड कंटेंट इन द वाटर। लेकिन अगर फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो इट में लीड टू स्केलेटन फ्लोरोसिस। तो फ्लोराइड कंटेंट अगर मॉडरेट हो तो दांतों पे असर पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं डेंटल फ्लोरोसिस, और बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर बोन्स पे असर पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्केलेटल फ्लोरोसिस, दैट में डैमेज द बोन्स। तो दिस प्रॉब्लम हैज ऑल्सो बीन सीन इन असम, स्पेशली अमंगस्ट यंग चिल्ड्रेन। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। आप देखो, आर्सेनिक कंटेंट इंडिया के किन किन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है ग्राउंड वाटर में, तो उसमें असम आता है, अपार्ट फ्रॉम झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। वहीं अगर फ्लोराइड कंटेंट की बात की जाए तो उसमें हम टॉप पे तो नहीं है, सबसे ज़्यादा तो नहीं है। फ्लोराइड कंटेंट इज़ मोर इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, लेकिन मॉडरेटली फ्लोराइड कंटेंट भी हमारे यहाँ पे ज़्यादा है। तो आर्सेनिक हो या फ्लोराइड हो, दोनों ही ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, और इस कारण से ग्राउंड वाटर कंजम्पशन से प्रॉब्लम होती है। अगर आप फ्लोराइड कंटेंट में ओवरऑल डेटा पे बात करें तो परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा फ्लोराइड कंटेंट जिस स्टेट को इम्पैक्ट करता है परसेंटेज पॉपुलेशन वाइज, तो वो है स्टेट ऑफ असम। हमारे यहाँ के 65% पॉपुलेशन फ्लोराइड कंटेंट वाला वाटर कंज्यूम करते हैं। परसेंटेज वाइज इट इज़ हाईएस्ट, एब्सोल्यूट सेंस में तो उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। जब जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो 32% पॉपुलेशन भी जब उत्तर प्रदेश का इम्पैक्ट होता है आर्सेनिक से, तो एब्सोल्यूट नंबर्स में उत्तर प्रदेश आगे निकल जाता है। बट परसेंटेज वाइज इफ़ यू सी, देन 65% population of Assam is affected due to high arsenic content in the ground water। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रतिमा बरुआ पांडे अवार्ड, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। सो पद्मश्री प्रतिमा बरुआ पांडे मेमोरियल अवार्ड 2022 हैज़ बिन गिवन टू और प्रेजेंटेड टू एमिनेंट फोक कल्चरल एक्टिविस्ट एकलव्य गौम।
तो प्रतिमा बरुआ पांडे अवार्ड के बारे में समझते हैं। यह अवार्ड दिया जाता है बाय स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, और ये अवार्ड हर साल 27 दिसंबर को दिया जाता है बिकॉज 27 दिसंबर इज डेथ एनिवर्सरी ऑफ लेजेंडरी फोक सिंगर प्रतिमा बरुआ पांडे। इनका जन्म हुआ था, प्रतिमा बरुआ पांडे जी का जन्म हुआ था ऑन 3 अक्टूबर 1934 इन कोलकाता एंड शी डाइड ऑन 27 दिसंबर 2002 एट गौरीपुर इन असम। सो किस किस तरह के वो गाने गाती थी? जॉनर्स, फोक सॉन्ग्स, रीजनल फिल्मी प्लेबैक सॉन्ग्स। और ये जो अवार्ड दिया जाता है प्रतिमा बरुआ पांडे अवार्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन देता है। इसमें एक होराई, गमोसा, शिलोंग चादर, जैकेट मेड ऑफ एरी एंड ₹25,000 कैश अवार्ड दिया जाता है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट काला जार फ्री इंडिया। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है करंट न्यूज़? तो रिसेंटली मन की बात प्रोग्राम में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत ही जल्द हमारा देश भारत काला आजार डिजीज से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। इस कारण से काला आजार न्यूज़ में आ गया है। हो सकता है प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया जाए। काला आजार, इसको ब्लैक फीवर भी कहते हैं या दुमदुम फीवर भी कहते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय अ पैरासाइट जो है लेसीमेनिया पैरासाइट। ये जो लेसीमेनिया पैरासाइट है ये नॉर्मली इस तरीके के सैंड फ्लाइज, एक तरीके का आप समझिए मक्खी जैसा इंसेक्ट है। ये सैंड फ्लाई में ये पैरासाइट रहता है, इसको होस्ट बना करके रहता है लेसीमेनिया पैरासाइट। और ये सैंड फ्लाई एक जगह से दूसरे जगह जाता है और वो इंसानों को बाइट करने से फिर ये पैरासाइट इंसानों में भी आ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो काला आजार फीवर है या काला आजार जो बीमारी है, इट इज़ अ वेक्टर बॉर्न डिजीज़। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ मतलब इस तरह के जो फ्लाइज हैं, वेक्टर्स हैं, जैसे मॉस्क्यूटो एंड ऑल, दे कैन ट्रांसमिट दिस डिजीज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, वेक्टर का काम करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। ये फ्लाई जो है फीमेल सैंड फ्लाई, जिसका टेक्निकल नाम है फ्लेबोटोमस आर्जेंटीपिस। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप याद रखिए कि इस फ्लाई के अंदर जो होस्ट बन करके बैठा है जो पैरासाइट, वो है लेसीमेनिया पैरासाइट। और वो पैरासाइट जब हमारे बॉडी में एंटर करता है बिकॉज ऑफ द बाइट ऑफ दिस फ्लाई, तो फिर काला आजार फीवर होने के चांसेस रहते हैं, जिससे फीवर या वीकनेस हो सकता है, स्किन सोर्स हो सकते हैं एट द साइट ऑफ द बाइट, अल्सर हो सकता है। इसके लिए जो मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है वो है एंटीबायोटिक लिप्सोमल एम्फोटेरिन बी। काला आजार से कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन या इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, नाइट स्वेट, सीवियर टेम्परेचर और या फिर ब्लीडिंग, डार्क स्किन, कफ, वीकनेस, सब्सटैंशियल वेट लॉस, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बिकॉज ऑफ काला आजार। लेकिन थैंकफुली इंडिया विल बी फ्री फ्रॉम दिस डिजीज़ इन नियर फ्यूचर एज पर अनाउंसमेंट मेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। कल जो हमने आपको सवाल दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। डार्क पैटर्न इज अनएथिकल यूजर टू अनएथिकल प्रैक्टिस टू ट्रिक यूजर टूवर्ड्स doing something that they don't want to do. And Kalita Raja title belongs to Maniram Diwanji. That's all from our side for today. Thanks for watching.